गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग चालकता तक ख़त्म कर चुके थे फिज़िक्स। आज से आपका जो है नाभिकीय भौतिकी, ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होने वाला है। बहुत शॉर्ट है, जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो डी नहीं है आपका। इसके पहले जो है मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की है। पॉजिट्रॉन की खोज की है सी.डी. एंडरसन एवं यू.एफ. हेस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने नहीं किया है। ठीक है, बाकी आप तीनों फिर से रिवीजन कीजिए। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत दिया गया है वो H.A. बेथे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, डी का देखिए क्या है। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं H.A. बेथे। उन्होंने बताया है कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वहाँ पे होने वाला नाभिकीय संलयन है। और मेसॉन जो है उन्होंने बताया मूल कणों की खोज 1935 में की। वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। जो मेसॉन है उसकी खोज युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन जो धनावेशित मूल कण है उसकी खोज 1932 में एंडरसन और हेस ने की। परा यूरेनियम का बात जो है वो एनरिको फर्मी का नहीं है बल्कि जीटी सीबोर्ग का है। ठीक है, तो परा यूरेनियम जीटी सीबोर्ग। परा यूरेनियम किसने किया था खोज? जीटी सीबोर्ग ने। नेक्स्ट चैप्टर चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत। विकास का जो सिद्धांत है कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन के बारे में आपसे प्रश्न जो है बीपीएससी में भी आपसे डिटेल में पूछ चुका है, डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, और ये सब आपका एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है। इसमें बीच बीच में मैं एनसीईआरटी का भी चर्चा कर देती हूँ कहीं कहीं पे किसी टॉपिक का डिटेल करने के लिए। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। यही आपका गलत है। परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं विखंडन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की कुछ ग्राम बेल ने की थी। ठीक है, चलिए। ये नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक आपस में जब मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। और परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन है, ना कि संलयन। संलयन में क्या होता है, दो भारी जो नाभिक आपस में मिलते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य की नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। दूसरा, इसका कथन क्या है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दिए गए कोड योजना में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि ए और आर जो है सत्य है। कथन ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, कथन ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन आपका ए जो है वो सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या है। निम्न कणों में से कौन एक जो है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में इसको डाल सकता है? तो ये है आपका माइक्रोवेव फोटॉन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकविद हैं गुंटूर निम्च तथा आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया गया है। उन्होंने माइक्रोवेव फोटॉन को जो है प्रकाश के वेग से अधिक वेग, माइक्रोवेव फोटॉन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित करने का दावा भी किया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है आपका प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन जो है ना वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन जो है वो अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है।
पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेयजल में जो गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका सी आंसर है, यानी कि प्रस्फुरन गणक। ठीक है, प्रस्फुरन गणक 6 नंबर प्रश्न का आंसर है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है, तो प्रस्फुरन गणक। ठीक है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता जो है प्रस्फुरन गणक के द्वारा लगाया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से, 1 और 2, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। ठीक है, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। 9 नंबर प्रश्न देखिए, तारे जो है अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संलयन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो वो है आपका सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। जो हाइड्रोजन है उसका हीलियम में परिवर्तन। देखिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं या अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अच्छा, जब आपस में संलयित होते हैं तो गर्म परिस्थिति में होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो संलयित होकर हीलियम का आपका निर्माण करता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसके बाद IS 2001 का प्रश्न है ये 12, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि जो है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। तो आंसर है आपका 1 और 3। ठीक है, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। तीसरा है द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट के द्वारा धीमे किए जाते हैं। ठीक है, चौदह नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, क्योंकि तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, बाकी कौन विखंडन से है देख लेते हैं। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय विक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। ठीक है, चल नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से 2 अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो है एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से 2 अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिक में टूटता है। विखंडन में टूटता है, संलयन में जुड़ता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। जो मूल है, जो नहीं टूटा था, तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, टूट जाने के बाद कम हो जाएगा। द्रव्यमान की जो यही क्षति होती है ना, यही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसके विपरीत नाभिकीय संलयन में तो हल्के नाभिक एक अकेले नाभिक में संलयित हो जाते हैं और जिसका द्रव्यमान संलयित होने के बाद नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। संलयित हो जाएगा तो कम होगा। ठीक है, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। सूर्य और तारों तथा हाइड्रोजन बम के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो नाभिकीय संलयन पर। सूर्य तारा भी तो, सूर्य जो है वो भी तारा है, और बाकी आपका हाइड्रोजन बम ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखो, UPRO का है और 2016 का। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि आपको कि कौन सा आपका सही है।
तो 2 और 3 सही है। भारी नाविकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाविकीय संलयन विखंडन के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, भारी नाविक के, ठीक है। बाकी संलयन किस पे काम करता है जी? साधारणतः उनकी टोक टाक नहीं, टोक मार्क डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। संलयन जो है वो टोक मार्क डिजाइन पर होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ठीक है। नाविकीय संलयन, 2 हल्के नाविक आपस में मिलकर एक भारी नाविक का निर्माण करते हैं। कथन 1 जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि भारी नाविक का निर्माण का होता है, ना कि विखंडन होता है। नाविकीय संलयन में निर्माण होता है, ना कि विखंडन होता है, ठीक है। बाकी आपका नाविकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप और नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं अति उच्च ताप पर होती है। साधारणतः नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की टोक मार्क डिजाइन होती है। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि वह नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें परमाणु बम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। कहते हैं कि नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है जी? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये तो सही है, नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए दूसरा आपका गलत है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होता है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की जो समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। जैसे ही आपका सभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, सिर्फ यही रहेगा, इस टाइप का स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा यूज़ किया गया है और आपको इसको छाटना है, ठीक है। तो यानी कि आपका 1, 2 और 4 सही है, तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में सभी जगह सभी तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही जो है मोनाजाइट, केवल सरकारी निकाय को ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 4 है। भारत में मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं एवं थोरियम का स्रोत होता है। मोनाजाइट जो है थोरियम एवं दुर्लभ मृदा खनिजों का मिश्रित फास्फेट जो है। मोनाजाइट जो है थोरियम एवं दुर्लभ मृदा खनिजों का मिश्रित फॉस्फेट है और ये रेडियो एक्टिव है। यह भारत के तटीय एवं आंतरिक प्लेशर तटवर्ती बालुकाओं के साथ पाया जाता है। भारत के तटीय एवं आंतरिक प्लेजर तटवर्ती बालुकाओं के साथ पाया जाता है, परंतु मोनाजाइट जो है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में नहीं पाया जाता। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए। अच्छा, इसका नाम बचा हुआ भी है, मोनाजाइट वाला जो क्वेश्चन था इसका बचा हुआ भी है। देखिए, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, जबकि निजी निकाय को ऐसा करने पर प्रतिबंध है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है वो एकमात्र ऐसा निकाय है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है, IREL एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण में दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है क्या? थोरियम। थोरियम जो है ना वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है।
थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम का जो मुख्य स्रोत है वो मोनाजाइट है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और ये मोनाजाइट है इसका मुख्य स्रोत थोरियम का, और ये केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो थोरियम है। 21 नंबर प्रश्न आईएएस वाला क्वेश्चन जो है आपका नहीं पूछता है, हालांकि ये तीनों सही है और आपकी समझ के लिए आप ज़रूरी है कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, सिर्फ वन लाइनर नहीं पढ़िए, ठीक है। बीच से आपको कुछ समझ में भी आता है जो कि अगले एग्ज़ाम में रिलेट करके पूछ सकते हैं। स्किप मत करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर चीज़ को स्किप करते जाते हो घटना चक्र में। 21 नंबर प्रश्न देखो, कुछ लोगों का सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को जो है नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम जो है यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी हो सकता है, ठीक है। जब आप एनर्जी क्राइसिस आप पढ़ोगे, लिखोगे मेंस में, कैसे आप करोगे, तो आपको यहाँ पे भी काम आने वाला है, ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में। तो आपको थोरियम जो है यूरेनियम की तुलना में कैसे आप कंपेयर करो भाई, कैसे आप थोरियम को, तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। पहला, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना अगर की जाए तो थोरियम जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। थोरियम जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, उसके अनुसार प्रकृति में थोरियम का भंडार परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है और प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से लगभग 250 गुना ज़्यादा होता है, 250 गुना, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न करता है मतलब 250 गुना ज़्यादा, और यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जो थोरियम में निहित ऊर्जा भंडार है वो पेट्रोलियम, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन तथा यूरेनियम को एक साथ मिलाने से भी ज़्यादा है। जब इतना थोरियम है तो क्यों ना उसके बारे में सोचा जाए, है कि नहीं। इसके अलावा थोरियम रिएक्टर से निकलने वाले कचरा बाकी प्रकार के रिएक्टर के परमाणु कचरे से कहीं अधिक रेडियोधर्मी होता है, तो ये सभी आपका जो है कम नुकसानदेह है। फिर उसके बाद थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपकी मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। 22 नंबर प्रश्न देखो, ये भी आईएएस का है 2023 का, और भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर क्यों है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है, ठीक है। तो कह रहा है कथन 1 तो सही है, कथन 2 गलत है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। भारत में विद्युत का उत्पादन पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत, पारंपरिक हो गया तापीय, नाभिकीय और जल, नवीकरणीय हो गया पवन, सौर, बायोमास, जो आपका हालांकि प्रमुख रूप से विद्युत का उत्पादन कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से किया जाता है, जो कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 47.3% है। कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कोयले से जितना करते हैं वो 47% के करीब है, ठीक है। 2024 का आंकड़ा है, लेटेस्ट है भाई, आप अपना यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो पीटी से देखिए कैसे आपका मेंस भी निकल रहा है 31 दिसंबर 2023 तक। तो ये आपका मेंस आंसर राइटिंग 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार तो परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने भारत में सांकेतिक एवं अनुमानित श्रेणियों के अंतर्गत यूरेनियम ऑक्साइड के लगभग, बहुत है यार, मतलब इतना आपका कुल संसाधन प्राप्त किया गया है। अतः कथन 1 तो सत्य है। प्राकृतिक यूरेनियम भंडार विश्व भर में मौजूद है, लेकिन इस रूप में यूरेनियम परमाणु हथियारों में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए इसका जो अधिकांश परमाणु रिएक्टर में विद्युत या प्लेटिनियम उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक यूरेनियम विभिन्न समस्थानिक या विभिन्न प्रकार के यूरेनियम से बना होता है। इसमें लगभग 99.3% जो है यूरेनियम 238 समस्थानिक एवं लगभग 0.7% यूरेनियम 235 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। और ये आपका करीब जो है अधिकांश असैन्य और वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर विद्युत के उत्पादन में LEU का प्रयोग करते हैं, जो कि लो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका, ठीक है। चलिए
23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन नहीं? कैडमियम नहीं है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये तो हम लोग को पता ही है। कैडमियम तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ही नहीं, अतः यह परमाणु ईंधन श्रेणी में आता नहीं है। कैडमियम की छड़ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होती है, पर कैडमियम की जो छड़ है उसको परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अणुशक्ति से जो संबंधित नहीं है वैसा खनिज कौन है जी? तो वो है क्रोमियम। बाकी आपका मोनेजाइट है, बेरिलियम है और थोरियम जो है अणुशक्ति से संबंधित है। मोनेजाइट, बेरिलियम, थोरियम सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में क्रोमियम जो है अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। 25 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो वो हीलियम है जो ईंधन नहीं है। बाकी आपका यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो है कि ईंधन है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसको परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से किसका जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आ गया जी? चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो लेड का नहीं होता है, बाकी यूरेनियम एक ही टाइप का क्वेश्चन है बार बार, तो उसका कुछ नहीं। 28 नंबर परमाणु बम का सिद्धांत जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु बम विखंडन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। ठीक है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत संलयन है। ठीक है। ड्यूटोरियम का। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें ड्यूटोरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। 31 नंबर प्रश्न। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है और अनियंत्रित संलयन फ्यूजन पे आधारित होता है। 32। हाइड्रोजन बम का विकसित किया था किसने? तो एडवर्ड टेलर ने। 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक है एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जानते हैं हम लोग। 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा प्रथम हाइड्रोजन बम परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। 33 नंबर प्रश्न। बंद यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। संवर्ध या संवर्धित यूरेनियम का एक प्रकार यूरेनियम है जिसमें समस्थानिक को विलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संघटन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 34। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन जो है उसका अंतिम उत्पाद सीसा होता है। 34 तक रहने देते हैं, इसके बाद वाला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा आपका वीडियो इसलिए। और इसके बाद बहुत फिजिक्स में 1-2 ही चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है। हैप्पी होली आप सभी को। आप एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई से दूरी मत बनाइए, थोड़ा देर भी पढ़िए। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।